गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू पीआर एग्जाम डोज में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, तो हम बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। देखें, अभी तक हम लोगों ने 2-3 चीजें कंप्लीट कर चुके हैं। पहली चीज देखें, अच्छा सबसे पहले आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, इसके हमने कौन कौन से पॉइंट्स कंप्लीट कर चुके हैं देखें। तो एक पॉइंट हमने कंप्लीट किया, इसका भूमिका वाला टॉपिक, यानी कि इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक। ठीक, एक पॉइंट हमने ये क्लियर किया। दूसरा हमने क्लियर किया इसकी उत्पत्ति के बारे में। क्लियर? दूसरा पॉइंट हमारा उत्पत्ति, और उत्पत्ति का टॉपिक जो है हमने लास्ट वीडियो में ही कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, तीसरा पॉइंट अब हम लोग पढ़ेंगे जिसे कहते हैं कालखंड। यानी कि सिंधु घाटी जो सभ्यता हमारे पास में है, इस सभ्यता का कालखंड क्या है, ये सभ्यता एक्चुअली किस समय पर चल रही है, और इसमें कहां कहां पर किस प्रकार से विद्वान अपने मत रखते हैं, क्या क्या चीजें इसमें हैं, सारा का सारा मैटर हम लोग पढ़ेंगे इस कालखंड के टॉपिक के अंदर। बाय द वे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कालखंड का पॉइंट। चलिए, तो बात को ध्यान रखें कि जो ये सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इसके कालखंड के बारे में विद्वानों में एक मत नहीं है। अगर हम बात करें कि ऐसा क्यों है, तो इसके पीछे के कई सारे कारण हमारे पास में होंगे, और इन कारणों में से दो कारण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा अपनी बात को रिपीट कर दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसके कालखंड के बारे में एक्चुअली सही ढंग से अभी तक ज्ञात नहीं है। जैसे कि हमने पुरानी वीडियोस में भी ये डिस्कशन किया हुआ है कि करीबन करीबन आज तक की बातें ऐसे की जाती हैं, और राइटर्स कहते हैं बाय द वे कि 2800 स्थल हम लोगों को मिल चुके हैं। अच्छा, इन 2800 स्थलों में से खनन जो हमने किया है वो केवल 3 to 10% तक ही हमने खनन किया है, यानी कि माइनिंग की हुई है। सारे स्थल अभी तक हमने ढूंढ नहीं निकाली, खोदे नहीं है। अब आप लोग लगा सकते हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि 100%, 100% इन स्थलों को खोद दिया जाए और साथ साथ में उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली जाए, तो हो सकता है कि हमें जो है इस सभ्यता के बारे में ये जानकारी प्राप्त हो जाए कि एक्चुअली तौर पर ये सभ्यता स्टार्ट कब हुई और खत्म कब हुई। बातें समझ में आई? तो एक्चुअली तौर पर अगर हम बात ये कहें कि हाँ, खात्मे के बारे में थोड़ा कयास लगाए जा सकते हैं, परंतु इसकी सभ्यता की उत्पत्ति यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, कौन सा ईयर था, कौन सा समय था, इसके बारे में विद्वानों में काफी सारी भ्रांतियां और काफी सारे अपने आधार पर, अपने रिसर्च के आधार पर ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं काफी सारे जो विद्वान हैं वो। चलिए, तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने कालखंड के, जो मैं बात कर रहा था कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके आधार पर हमें ये नहीं पता चलता कि एक्चुअली तौर पर इस सभ्यता का कालखंड क्या है या फिर समय क्या है, टाइम पीरियड क्या है। देखें, तो हमारे पास में देखिएगा 2 पॉइंट सर्वोपरि हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर हमें देखो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो चीजें लिखते थे बाय द वे, और शायद लास्ट वीडियो में हमने आपसे क्लियर भी किया था कि इनकी जो लिपि थी वो कैसी लिपि थी, चित्राक्षर लिपि थी, यानी कि पिक्चर और अक्षरों को मिला के ये लिखते थे बाय द वे, है ना। और साथ साथ में हमने देखा कि इनकी जो लिपि है वो कुछ इस प्रकार की लिपि लिखते हैं, यानी कि तीर के निशान कहें, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि मछलियों के निशान आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब देखें, क्योंकि इनकी जो लिपि थी वो चित्राक्षर थी, और जिस वजह से कहा ऐसा जाता है और कि हम लोग जो है इस लिपि को नहीं पढ़ पाए, यानी कि लिपि को ध्यान रखिएगा, आप इसे स्क्रिप्ट कहते हैं, यानी कि जो स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट को हम लोग पढ़ ही नहीं पाए। जब हम लिपि को नहीं पढ़ पाए, हो सकता है कि उन्होंने उस समय पर कालखंड लिखा होगा,
राइट, बात समझे आप लोग जरा। हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जिस लिपि में काम करते थे, चित्राक्षर जो लिपि है, उस लिपि में उन्होंने अपने कालखंड के बारे में लिखा होगा, परंतु हमें नहीं पता चल पाया क्योंकि हम उसे पढ़ ही नहीं पाए। तो सबसे पहला पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज लिपि का न पढ़ा जाना। लिपि का न पढ़ा जाना, लिपि का ना पढ़ा जाना। बातें समझ में आई। नेक्स्ट बात करते हैं कि आखिरकार दूसरा ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस वजह से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के कालखंड के बारे में समस्या आती है उसको समझने में। तो दूसरा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, लंबवत उत्खनन। लंबवत उत्खनन में समस्या। अगर हम लंबवत उत्खनन की बात करें, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ माइनिंग करना, यानी कि खोदना। देखो, इनसे कहा जाता है कि माना बात ये समझिएगा कि ये इस समय का वर्तमान यानी कि प्रेजेंट टाइम का प्लेस है, जैसे कि हम लोग रहते हैं। अगर हम इसकी खुदाई करें तो नीचे की साइड पर हमें क्या मिलते हैं, नगर मिले। ठीक है, जैसे कि मोहनजोदाड़ो हमने खोद निकाला, जैसे कि हड़प्पा हमने खोद निकाला, हमने लोथल खोद निकाला, तो उनके नीचे क्या मिला, हमें नगर मिले और सुनियोजित तरीके से वो बनाए गए हैं। परंतु हम लोग बात करें, जैसे जैसे हम लोग और खोदते चले जाएंगे तो डेफिनेटली हमें और भी चीजों के बारे में पता चल पाएगा। यानी कि सिंपल सी बात हो गई, माना बात सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने यहां पर नगर बसाया, तो भाई इस नगर के नीचे भी तो कुछ ना कुछ चीजें आपकी मिलेंगी। यानी कि हो सकता है कि इससे भी पुराने लोग यहां पर रहते होंगे, संस्कृति के लोग रहते होंगे, जिनके हो सकता है कि मिट्टी के बर्तन हमें मिल जाए भाई, हो सकता है कि उनके कोई हथियार हम लोगों को मिल जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ध्यान रखें, इस चीज में हमें प्रॉब्लम ये हुई, जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ चले तो नीचे हमको क्या मिला, पानी मिला भाई। जब हमको नीचे खुदाई में पानी मिला तो हमें वास्तविक तौर पर नहीं पता चल पाया कि इस सभ्यता का कालखंड क्या है। क्योंकि देखिए, आप ध्यान रखेंगे कि हम बात कर रहे हैं कि अगर हम खुदाई और नीचे की तरफ खुदाई करते थे, माइनिंग करते रहते, तो वहां पे हमें समय पता चल जाता। तो समय कैसे पता चलता, तो ध्यान रखिएगा, समय हमें ऐसे पता चलता कि जो हथियार हमारे पास में मिलेंगे या फिर मिलते, और जो मिट्टी के बर्तन हमको मिलते, तो हमारे पास में पद्धतियां होती हैं। ध्यान रखिएगा, क्या होती हैं, पद्धतियां होती हैं किस इनकी एज को निकालने के लिए। क्लियर, अभी हम लोग उस चीज को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन सी पद्धतियां हैं जिनके माध्यम से इनकी बर्तनों की एज निकाली जाती है, यानी कि किस समय पर वो बनाया गया होगा। क्लियर, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना ध्यान रखेंगे कि इसके कालखंड के बारे में एक्चुअली तौर पर हमें इसलिए नहीं पता चल पाया क्योंकि पहली बात, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ी जा सकी है, और दूसरे तौर पर लंबवत उत्खनन में समस्या आई है। हो सकता है कि इसके पानी के नीचे में हमारे पास में और संस्कृतियां मिल जाती और गांव मिल जाते, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर उठेगा कि अगर चले, ठीक है, हमको लंबवत उत्खनन में यानी कि वर्टिकली जो माइनिंग हो रही है उसमें हमें प्रॉब्लम थी, तो क्यों आखिर हमने आपके क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टली हमने क्यों उत्खनन नहीं किया, या फिर हॉरिजॉन्टली हमने खोदा क्यों नहीं। तो हॉरिजॉन्टली इसलिए नहीं खोदा, अगर आप ध्यान रखें, हमने साफ तौर पर ये बात कर दी कि यहां पर हम लोग निवास कर रहे हैं, ऊपर ये वर्तमान समय है, ठीक, और ये पुराना समय है। अगर हम यहाँ पे खुदाई करते तो भाई ये हो सकता था कि देखो, अब ये तो है नहीं कि पूरे के पूरे जो खंड है, स्थल खंड है, वो समान है, एकदम प्लेन है, ऐसा तो है नहीं। हो सकता है कि यहाँ पे ऐसा मिल जाए। अगर हम लगातार यहाँ पे खुदाई करते चले जाएंगे तो यहाँ पे इधर की साइड पर जो आधुनिक लोगों का बसाव है, आधुनिक लोग जो यहाँ पे रहते हैं, हमारे समय के लोग रहते हैं, उनकी सभ्यता में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती। तो हम अपनी ही सभ्यता को उत्खनित कर देते, खराब कर देते। इसी वजह से क्या नहीं किया गया, क्षैतिज उत्खनन ना किया गया, जबकि क्या कौन सा लंबवत उत्खनन किया गया। क्लियर, तो ये हमने समझ लिया कि कालखंड हमको कैसे पता नहीं चल पाया। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट वन इज
लिपि का ना पढ़ा जाना। लिपि का मतलब होता है स्क्रिप्ट, ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। स्क्रिप्ट का ना पढ़ा जाना, दूसरा लंबवत उत्खनन में समस्या। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखो अब ऐसा बोला जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड पहले क्या समझा जाता था, तो पहले के समय पर हमारे पास में देखेंगे एक सभ्यता है, और इस सभ्यता के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जिसे कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। देखो ऐसा कहा जाता है कि मेसोपोटामिया में दो स्थल हमको प्राप्त हुए, जिन स्थलों का नाम है उर और किस। बाय द वे, क्या नाम है? उर और किस, दो स्थल प्राप्त हैं। इन स्थलों में सिंधु घाटी सभ्यता के क्या मिले हैं हमको? मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, करेंसी या फिर कॉइन्स हमको प्राप्त हुए हैं। आप इन्हें कॉइन कह सकते हैं, मुद्राएं कह सकते हैं। ठीक, तो यहां से मेसोपोटामिया के उर और किस नामक स्थानों से हमको मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिन मुद्राओं के माध्यम से हमने ये जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड यानी कि समय क्या हो सकता है। बात समझ में आई? तो स्टार्टिंग के समय पर हम इन मुद्राओं के माध्यम से कैलकुलेट करते थे सिंधु घाटी सभ्यता का समय, परंतु जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया, धीरे धीरे हम लोगों ने और भी रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया, और रिसर्च करने पर हमें उनके कालखंडों के बारे में अलग अलग प्रकार से जानकारियां मिलती चली गई। इवन अभी जो चीज हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि वर्तमान समय पर कुछ खनन चल रहा होगा, भविष्य में कुछ उत्खनन चलेगा, हो सकता है कि उससे पहले की भी हमको जानकारी मिल जाए। क्लियर? तो ऐसा भी हो सकता है। चलिए इसे करते हैं इरेज और अपने चैप्टर को बढ़ाते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवाश्मों को इंग्लिश में फॉसिल्स कहते हैं। जीवाश्मों व किसी वस्तु की आयु निकालना या फिर आयु ज्ञात करना। आयु निकालना या फिर आयु ज्ञात करना। देखें, जीवाश्म का मतलब आप लोग समझते हैं कि जीवों के जो अंग या फिर मरने के बाद जो जीव कई लंबे समय तक जमीन के अंदर दफन रहते हैं, तो उन्हीं को जीवाश्म बोला जाता है। क्लियर? हम बात कर रहे हैं कि किसी वस्तु की या फिर जीवाश्मों की आयु ज्ञात कैसे की जाती है, तो हमारे पास में इसके लिए दो पद्धतियां होती हैं, दो मेथड होते हैं। एक होता है जिसे कहते हैं रेडियो कार्बन पद्धति। एक होती है रेडियो कार्बन पद्धति, इसी को आप लोग कार्बन डेटिंग भी कहते हैं, इसी को C14 भी नाम दिया जाता है। दूसरा होता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति या फिर यूरेनियम डेटिंग सिस्टम। देखिए, अच्छा, जीवाश्म आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। जीव आश्म का मतलब राख होता है, राख मतलब हड्डियां होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, राख जीव के हड्डियां से भी हम लोग क्या करते हैं, उनकी एज निकालते हैं। ठीक है, उनकी आयु निकालते हैं, और किसी वस्तु की भी आयु कैसे निकालते हैं। देखिए, दो पद्धतियां हैं। द फर्स्ट वन इज रेडियो कार्बन पद्धति, दूसरा है यूरेनियम पद्धति। देखिएगा, रेडियो कार्बन पद्धति से, इस वाली पद्धति से 50,000 वर्ष तक की
आयु ज्ञात की जाती है। यानी कि किसी जीवाश्म या फिर किसी भी वस्तु की आयु 50,000 वर्ष तक होगी तो ये रेडियो कार्बन पद्धति से निकाली जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई ऐसा थोड़ा ना है कि 50,000 वर्ष तक ही केवल क्या होगा, लोग होंगे या फिर चीजें होंगी। भाई 50,000 पहले से भी तुम्हारे पास समय है, तो ध्यान रखें 50,000 से ऊपर का समय, 50,000 से ज्यादा या फिर ऊपर ज्यादा की आयु यूरेनियम डेटिंग पद्धति से ज्ञात की जाती है। ठीक है ना। तो यूरेनियम डेटिंग पद्धति से 50,000 से ज्यादा की आयु की जो चीजें होती हैं उनकी आयु ज्ञात की जाती है। 50,000 तक रेडियो कार्बन पद्धति से ज्ञात की जाती है। आई होप आपको ये मैटर सब में आ चुका होगा। यहां से सीधा सीधा सा आपके पास में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताएगा कि किसी उल्का पिंड की आयु, किसी उल्का पिंड, मेटियर या फिर आप लोग एस्ट्रॉइड्स कह सकते हैं, क्षुद्रग्रह कह सकते हैं, या फिर पृथ्वी कहें, या फिर कोई भी तारा हम लोग कहें, या फिर कोई भी अंतरिक्ष के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी आयु किस पद्धति से ज्ञात की जाती है, तो ऑब्वियसली उनकी आयु ज्ञात की जाएगी यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। ये मैटर समझ में आया। परंतु अगर जैसे कि हम अपनी आयु ज्ञात कैसे करते हैं, या फिर कोई कंकाल होता है उसकी आयु ज्ञात कैसे की जाती है, तो उसकी आयु ज्ञात की जाती है रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति से। अच्छा, आप लोगों ने सुना भी होगा कि साइंस में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताएगा कि पेड़ को अगर क्षैतिज काट दिया जाए, पेड़ को मानवादी पेड़ है ना, और इस स्टेम को, जो पेड़ की जो क्या कहते हैं तना है, इसको इस तरीके से काटा जाए तो उस पे जो रिंग्स पड़े हुए होते हैं, ये इस तरीके से जो गोले पड़े होते हैं, और ध्यान रखें ये गोला अलग कलर का होगा, ये अलग कलर का होगा, और अंदर वाला अलग कलर का होगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये गोले जो है अलग अलग कलर के हैं, इसका मतलब क्या है, तो ध्यान रखें इसका मतलब होता है उनकी आयु से संबंध होना। क्लियर हो गया। जो जितना बाहर होगा उसकी आयु उतनी ज्यादा होगी, जो रिंग अंदर अंदर की तरफ होगी उसकी आयु उतनी कम होगी। बाय द वे, ये मैटर समझ में आया। तो आपको यहां से भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए फिर इसको करते हैं इरेज, और अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हमारे पास में वे कौन कौन से विद्वान हैं, और साथ साथ में रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से भी जानने की कोशिश करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक्चुअली तौर पर एज क्या समझी जाती है। चलिए अब बात करते हैं इसको इरेज करके। चलिए तो बढ़ते हैं। हम लोग यहां पे हेडिंग के तौर पर देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु सभ्यता के कालखंड के बारे में, कालखंड के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत, विभिन्न विद्वानों के मत, कौन कौन से विद्वान होंगे एक एक करके चेक करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान रखिए सबसे पहला विद्वान हमारे पास में आएंगे जिनका नाम होगा फादर एच हेरास। देखिए सबसे पहला नाम है फादर एच हेरास। फादर एच हेरास कहते हैं कि ये जो सभ्यता है ये करीबन 6000 बीसी में स्टार्ट हुई थी। कब? करीबन 6000 बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब ईसा पूर्व, आप इसे ईसा पूर्व भी कह सकते हैं, यानी कि ईसा के जन्म से 6000 पहले ये सभ्यता स्टार्ट हो चुकी थी, परंतु इन्होंने इसके
आगे के टाइम पीरियड के बारे में नहीं बताया कि कब तक ये समाप्त हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, देखें हमारे पास में नेक्स्ट नाम आता है एम एस वत्स। क्या नाम है? एम एस वत्स। आप इनका पूरा नाम लिख सकते हैं माधो स्वरूप वत्स। देखें माधो स्वरूप वत्स कहते हैं कि जो सभ्यता है ये करीबन 3500 से लेकर 2500 बीसी के बीच में, यानी कि ईसा पूर्व के बीच में काम कर रही थी। क्लियर हो गया? ध्यान रखें, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग इनका कालखंड अलग अलग क्यों कर रहे हैं। देखिएगा, फादर एच हेरास ने अपने रिसर्च किए और तब जाके अपना वक्तव्य पॉइंट ऑफ व्यू रखा। एमएस वत्स ने अपना वक्तव्य रखा, तब जाके वो 3500 से 2500 बीसी के बीच में क्या मानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड मानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरे विद्वान हमारे पास में आएंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे इंपॉर्टेंट का टैग लगा सकते हैं, और बात है सर जॉन मार्शल के बारे में। सर जॉन मार्शल। देखें, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये बताएगा सर जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड क्या मानते हैं। तो ध्यान रखें, सर जॉन मार्शल 3250 बीसी से लेकर 2750 बीसी के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड मानते हैं। देखें, आप लोगों को पता है कि सर जॉन मार्शल ने बहुत सारे स्थलों को ढूंढ निकालने की कोशिश की। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस हमारे पास में, और जो बहुत बड़ा नगर है जिसे कि मोहनजोदाड़ो कहा जाता है, जिसके बारे में हम आगे चल के भी पढ़ने वाले हैं। परंतु ध्यान रखें, आपके जो मोहनजोदाड़ो जो पाकिस्तान में स्थित जो नगर था उस समय का, तो ध्यान रखें उसके बारे में बहुत गहन अध्ययन करने के बाद और भी स्थलों से कंपैरिजन या फिर तुलना करने के बाद सर जॉन मार्शल कंक्लूजन निष्कर्ष पर आए कि ये सभ्यता हो सकती है कि 3250 से लेकर 2750 बीसी के बीच में चली होगी। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट आपके पास में हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, चौथे विद्वान हमारे पास में है जिनका नाम है डेल्स। बाय द वे, क्या नाम होगा? डेल्स नाम है। देखिए, डेल्स महोदय हमारे पास में ये कहते हैं कि जो सभ्यता है हमारे पास में, ये सभ्यता 2900 बीसी से लेकर 1900 बीसी के बीच में हमारे पास में चलती है। बिफोर क्राइस्ट, मैं आपको बता चुका हूं, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म से पहले। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखें, 5वें नंबर पर एक विद्वान आते हैं जिनका नाम होगा मैके। क्या नाम है? मैके। मैके महोदय हमको ये कहते हैं कि जो सभ्यता है, ये सभ्यता यहां पे इन समय में ना चलकर ये सभ्यता स्टार्ट होती है 2800 बीसी से और खत्म हो जाती है 2500 बीसी के बीच में। क्या बोला? देखिए, मैके कहते हैं कि 2800 बीसी से लेकर 2500 बीसी के बीच में ये सभ्यता आपकी काम करती है। अब जो छठे विद्वान हमारे पास में हैं, वो विद्वान भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपके पास में पूछे जा सकते हैं। तो छठे विद्वान हैं जिनका नाम है मार्टिमर व्हीलर, और हमने इनके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं बाय द वे। मार्टिमर व्हीलर। देखो, मार्टिमर व्हीलर कहते हैं कि ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता 2500 बीसी से स्टार्ट होती है और 1500 बीसी के बीच में चलती है। ध्यान रखें, इन्होंने 1500 बीसी तक का समय इसको बताया है। आखिर मार्टिमर व्हीलर इस सभ्यता को ऐसा इस टाइम पीरियड के बीच में क्यों मानते हैं? क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण है। क्योंकि देखें, हमारे पास में, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है, हमारे पास में एक सभ्यता है जिसका नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता। इस मेसोपोटामिया की सभ्यता में एक स्थल है जिसका नाम है सारगोन।
क्या नाम है? सारगोन। देखिए सारगोन स्थल से हमें एक राजा का 2350 बीसी का, कब का? 2350 बीसी का एक इंस्क्रिप्ट या फिर आपसे कहें एक अभिलेख हमको प्राप्त होता है, जिस अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ लिखा हुआ है। और यह लिखा गया है, ध्यान रखें कि सिंधु घाटी जो सभ्यता के जो लोग हैं या फिर वो जो सभ्यता है वो व्यापार के मामले में बहुत ज्यादा निपुण है, बहुत ज्यादा परिपक्व है बाय द वे वर्ल्ड स्तर पर। ठीक है, तो इसी वजह से मार्टिमर व्हीलर क्या मानते हैं कि 2350 बीसी में, क्योंकि ये सभ्यता बहुत अपने चरम सीमा पर थी, आप उसे ऐसे समझ सकते चरम सीमा पर थी, तो डेफिनेटली करीबन 100-150 साल पहले ये स्टार्ट हुई होगी, तब जाके ये अपनी चरम सीमा पर इस समय पर आई है। ध्यान रखें। और आपको पता है कि 1500 बीसी तक इन्होंने इसको खत्म क्यों कर दिया? क्योंकि भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग और टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग 1500 बीसी का जो समय है वो भारत में वैदिक संस्कृति का उत्थान माना जाता है, वैदिक संस्कृति का प्रारंभ माना जाता है। ऋग्वेद काल जब हम आगे चल के पढ़ेंगे तो 1500 बीसी में ही स्टार्ट करेंगे बाय द वे। इसी वजह से मार्टिमर व्हीलर के लिए क्वेश्चन हमारे पास में आ जाता है, इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्टिमर व्हीलर का ये मैटर हुआ फिनिश। नेक्स्ट बात करते हैं सातवां, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सातवां पॉइंट देखें, हमारे पास में है कार्बन डेटिंग पद्धति। कार्बन डेटिंग पद्धति, देखिए कार्बन डेटिंग कहें या फिर C14 के माध्यम से हमको यह पता चल पाया कि ये जो सभ्यता है 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी के बीच में चली बाय द वे। ठीक है, 1750 बीसी में इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया और 15 यानी कि पतन स्टार्ट हो गया और 1500 तक इसका पतन पूरी तरह से हो गया बाय द वे। ठीक, और तब जाके हमारे पास में वैदिक संस्कृति यानी कि ऋग्वेद काल स्टार्ट हो गया था, ऐसा माना जाता है कार्बन डेटिंग पद्धति से। परंतु ध्यान रखें हमारे पास में राइटर्स होंगे, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अलग अलग राइटर्स अलग अलग बातें करते हैं। और ध्यान रखें कार्बन डेटिंग पद्धति ऐसा नहीं है कि हर जगह पर सेम है, यानी कि ऐसा नहीं है। अगर मैं बात करूं कि सिंपल से एग्जांपल देखते हैं, माना बात 2000 में हमको एक वस्तु प्राप्त हुई, जिस वस्तु में ये बताया गया कार्बन डेटिंग पद्धति से ये पता चल पाया कि इस वस्तु का कालखंड जो है वो इस वस्तु की जो एज है वो करीबन 2500 बीसी है। ठीक है, बात करते हैं अब क्या हुआ, हमारे पास में आगे का 2000 के बाद 2010 आया। हमने क्योंकि खुदाई तो लगातार चल रही है, ठीक, बाद में पता चल पाया एक वस्तु हमने खोज निकाली। ठीक है, इस वस्तु में उसकी एज 5000 बीसी मिली। तो यानी कि अब ध्यान रखें, अब जो है सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड 5000 बीसी जाएगा। तो ध्यान रखें काफी सारे राइटर कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से राइटर ये कहते हैं कि ये जो सभ्यता है ये 3500 से लेकर 2300 बीसी के बीच में चली बाय द वे। ध्यान रखिएगा कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से कहीं कहीं किसी की किताबों में 3500 से लेकर 2300 के बीच में क्या बोला जाता है, ये कालखंड समझा जाता है। और आज के समय की बातें ध्यान रखें क्योंकि हमने बहुत सारे नए नए स्थल खोज निकाले हैं। मैं 2020 की बात कर रहा हूं, यहां तक हम लोगों ने कई सारे नए नए स्थल खोज निकाले हैं और नई नई वस्तुएं भी हमको मिली हैं। जिन वस्तुओं में, जिन जीवाश्मों में हमको जानवरों के जीवाश्म मिले हैं और उन जानवरों के कार्बन डेटिंग करने पर हमें यह पता चल पाया कि यहां के जो जानवर मिले हैं वो 8000 साल पहले के भी मिले हैं। तो यानी कि अब हमको आगे चल के जब इस पे पुख्ता सबूत हमको मिल जाएंगे, पुख्ता मोहर लग जाएगी बाय द वे गवर्नमेंट की, तो हमको तब
क्या पढ़ना पड़ेगा कि 8000 साल पुराने एनिमल्स के जीवाश्म हमको मिले हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। तो ये भी हो सकता है भाई। तो आगे चल के हमको नए नए आंकड़े तो मिलते रहेंगे, दैट डजंट मैटर। फिलहाल आपको ध्यान रखें इतना आपका कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8वें नंबर पर आएंगे डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल, देखिए डीपी अग्रवाल एक्चुअली तौर पर इस सभ्यता का कालखंड क्या मानते हैं, वे कहते हैं ये सभ्यता 2300 बीसी से लेकर 1700 बीसी के बीच में चली। एंड द लास्ट नेम इज फेयर सर्विस। फेयर सर्विस विच इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप यहां पर इंपॉर्टेंट का टैग लगा सकते हैं। ध्यान रखें फेयर सर्विस मानते हैं ये जो सभ्यता है वो 2000 बीसी से लेकर 1500 बीसी के बीच में चली। बाय द वे क्लियर, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये क्लियर हो गया। अब देखें सिंधु घाटी सभ्यता के कालखंड हमने क्लियर कर चुके हैं। अलग अलग चीजों के बारे में देख लिया कि कौन कौन से राइटर क्या क्या बात करते हैं, और ये भी चेक किया कि कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड क्या माना जाता है। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दैट इज कार्बन डेटिंग पद्धति, उसके बाद सर जॉन मार्शल, इसके बाद मार्टिमर व्हीलर एंड आफ्टर दैट फेयर सर्विस। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक हमारा चैप्टर आगे बढ़ चुका है। इसके बाद का जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो होगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, जो कि करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको, जैसे कि हम हमेशा कहते भी हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, उसकी जो चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं वो अच्छी लगती हैं, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ में बेल आइकन जो होता है उसको दबाना ना भूलें, लाइक करें और साथ साथ में कमेंट करना ना भूलें कमेंट बॉक्स में जाकर। थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। थैंक यू सो मच।